नमस्कार साथियों, हनुमान जी आईएएस क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग एक बार फिर दास वंश को पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में साथियों इस वंश के बारे में डिटेल में चर्चा हो चुकी है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के बारे में हम लोग जानेंगे जिसका नाम है गियासुद्दीन बलबन, जो पूरे दास वंश में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस शासक के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक यकीन मानिए आपने दास वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक नहीं पढ़ा। तो आज हम लोग गियासुद्दीन बलबन को डिटेल में कवर करेंगे। पिछली क्लासों में मैंने बताया था साथियों आप लोगों को कि 1206 में मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को, अपने दास को, भारत में जीते गए क्षेत्रों को देकर चला जाता है। 1206 से लेकर 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करता है भारत पर। 1210 में कुछ दिनों के लिए आराम शाह शासन करता है। उसके बाद इल्तुतमिश आता है। 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश शासन करता है। 1236 में साथियों कुछ समय के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासन करता है। उसको हटाकर फाइनली रजिया सिंहासन पर बैठती है और 1236 से लेकर 1240 तक रजिया शासन करती है, जिसको पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। 1240 से लेकर 1242 तक बहरम शाह शासन करता है और 1242 से लेकर 1246 तक मसूद शाह शासन करता है और 1246 से लेकर 1265 तक रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासन करता है। ये सब दास वंश के ही शासक हैं। इस 1246 से लेकर 1265 के बीच में क्या घटनाएं घटती हैं वही सारा हम लोग पहले देखेंगे। उसके बाद 1265 से लेकर 1287 तक जब बलबन सुल्तान बनता है तब के शासनकाल को देखेंगे। मतलब पूरे बलबन के काल को आप दो खंडों में बांट सकते हैं, 1246 से लेकर 1265 तक और 1266 से लेकर 1287 तक जब बलबन स्वयं सुल्तान रहता है, और 1246 से लेकर 1265 तक रुकनुद्दीन फिरोज शाह के अधीन रह के कार्य करता है। लेकिन पूरे शासन प्रबंध का सर्वे सर्वा बलबन ही रहता है 1246 से 1265 के बीच में भी, क्योंकि रुकनुद्दीन बलबन का दामाद था, मसूद शाह भी बलबन का दामाद था। मतलब 1242 से 1246 तक जो व्यक्ति शासन किया था मसूद शाह, वह भी बलबन का दामाद ही था। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो 1246 से 1265 तक शासन कर रहा है, यह भी बलबन का दामाद ही है। बलबन कौन है भाई? बलबन का पिता 10,000 परिवारों का खान था। मतलब उसके अंडर में 10,000 परिवार थे। लेकिन बचपन में ही बलबन को मंगोलों ने पकड़ लिया था। मंगोलों ने साथियों बलबन को बगदाद ले जाकर ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के हाथों बेच दिया। ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी गुजरात के रास्ते से होते हुए दिल्ली से लाता है बलबन को, और दिल्ली में साथियों इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय के बाद 1232-33 का समय था, बलबन को खरीद लेता है। बलबन थोड़ा कुरूप रहता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता, फिर भी इल्तुतमिश उसके योग्यता से प्रभावित होकर खरीद लेता है। बलबन की योग्यता को देखते हुए इल्तुतमिश बलबन को खासदार का पद दे देता है। मतलब अपना प्राइवेट आदमी बना लेता है, अपना खास व्यक्ति बना लेता है इल्तुतमिश। यहां तक यदि कहानी आपको समझ में आ गई है तो अब हम लोग आ जाते हैं बोर्ड की ओर। ठीक, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साथियों गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन बलबन, ठीक।
गियासुद्दीन बलबन, जिसका समय काल साथियों 2 खंडों में बटा हुआ है, 1246 से 1265 और 1265 से लेकर 1287। तो मुख्य रूप से यह सुल्तान 1265 से लेकर 1287 तक रहा। तो इसी काल को मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे 1287। बलबन साथियों जब इल्तुतमिश की सेवा में आता है तो पहली बार इसको खासदार का पद मिलता है। तो इसका थोड़ा इतिहास जानते चलिए। पहली बार कहां आ रहा है भैया? पहली बार तो इसको इसके पिता, पहली बार यह मंगोलों के द्वारा पकड़ लिया गया है। पहली बार यह मंगोलों के द्वारा पकड़ लिया गया है बलबन। दूसरी बार यह भाई मंगोलों ने बेच दिया इसको बगदाद के बाजार में। बगदाद ले जाकर इसको किससे बेचा जा रहा है? इसको बेचा जा रहा है ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी के हाथों। बसरी ने खरीद लिया इसको, ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने खरीद लिया। बसरी साथियों गुजरात के रास्ते दिल्ली आता है। 1232-33 में इल्तुतमिश से बेच देता है इसको। इल्तुतमिश से बेच देता है इसको। किसको? बलबन को। इल्तुतमिश इसे पहली बार साथियों खासदार का पद देता है। किस, कौन सा पद? खासदार, मतलब विशेष व्यक्ति। इल्तुतमिश का विशेष व्यक्ति, खासदार। जब साथियों रजिया का समय आता है तो रजिया साथियों इसे अमीर शिकार का पद देती है। कौन सा पद रजिया देती है भाई इसको? इसको रजिया देती है अमीर शिकार का पद। कौन सा पद? अमीर शिकार। अमीर शिकार का पद रजिया के समय में इसे प्राप्त होता है, जो कि शिकार करने का प्रबंध करने वाला पद था। मतलब कुत्ता का शिकार होगा कि बिल्ली का होगा कि शेर का होगा कि बाघ का होगा, ये सारा काम कहाँ शिकार करने में सुल्तान जाएगा, ये सब सारा काम तय करता था यह पद अमीर शिकार, जो व्यक्ति इस पद पे होता था। तो इस पद पे बलवान रजिया के समय में बैठा। और जब रजिया को हटाने के लिए साथियों चिहलगानी के सरदार षड्यंत्र कर रहे थे, तो उस षड्यंत्र में बलबन भी शामिल था और बलबन ने उस षड्यंत्र में भाग लिया था। इसी कारण से रजिया के बाद जब रजिया का भाई बहरम शाह सिंहासन पर बैठा तो बहरम शाह के समय इसे अमीर आखुर का पद दिया गया। कौन सा पद दे दिया गया? बहरम शाह के समय, बहरम शाह के समय इसे साथियों अमीर आखुर का पद दे दिया गया। अमीर आखुर का पद। अमीर आखुर मतलब अश्वशाला का प्रधान बना दिया गया। घोड़े ओड़े वाला जो मामला था, अश्वचालक वाला जो मामला था, उसका इसे प्रधान बना दिया गया। बहुत बड़ा पद इसको दे दिया गया बलबन को बहरम शाह के समय में। इस समय साथियों जो अमीर हाजिब वाला पद था वह बदरुद्दीन शंकर रूमी के पास था। अमीर हाजिब वाला पद, अमीर हाजिब का पद जो था यह साथियों बड़ा ही महत्वपूर्ण पद था। इस पद पर जो व्यक्ति होता था वह राज दरबार में कौन कहां बैठेगा, किसको कौन सा पद दिया जाए, कौन सुल्तान से कब मिलेगा, मतलब सुल्तान से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, और राज दरबार में कौन किस सिंहासन पर बैठेगा, कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा, किसको कौन सा पद देना है, ये सब सारा काम करता था अमीर हाजिब। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। मतलब यदि आप अमीर हाजिब बन जाइए तो दिल्ली सल्तनत में आप जो चाहे जिसको चाहे उसको पद दिलवा सकते हैं। तो अमीर हाजिब इस समय साथियों 1242 के दौरान लगभग
बदरुद्दीन शंकर रूमी है। इसने साथियों बलबन को रेवड़ी की जागीर दिलवा दी। कब दी? क्या दिलवा दी? रेवड़ी की जागीर। तो अब देखिए अमीर आखुर मिल चुका है पद इसको, बलबन को। अब इसे पहली बार रेवड़ी की जागीर इसको मिल गई है। रेवड़ी की जागीर का मतलब एक छोटे से क्षेत्र का जागीर मिल गया है, मतलब वहां का राजस्व वाला मामला है। अब यह देखेगा बलबन। रेवड़ी की जागीर मिल गई। जब साथियों मसूद शाह सिंहासन पर बैठा, मतलब 1242 से 1246 के बीच में, इस दौरान इसको हांसी की सूबेदारी दे दी गई। मतलब अब रेवड़ी की जागीर तो मिल ही गई थी इसको, अब यह हांसी का सूबेदार बन गया। यह क्या बन गया? सूबेदार बन गया भाई, सूबेदार बन गया हांसी का। मतलब अब इसको एक प्रांत मिल गया बलबन को मसूद शाह के समय। इस समय साथियों मुजहाबुद्दीन वजीर है, क्योंकि मैंने पिछली क्लासों में बताया था रजिया के समय में ही मुजहाबुद्दीन को वजीर बनाया गया था। इस समय तक मुजहाबुद्दीन ही वजीर है, मतलब प्रधानमंत्री है। और मुजहाबुद्दीन और तुर्की सरदारों के बीच, मतलब जो ये चिहलगानी था, जो 40 लोगों का सदस्य था, जो 40 लोगों का ग्रुप था, इनके बीच नोक झोंक होने लगा वजीर और तुर्की सरदारों के बीच। इन दोनों के बीच झगड़े इतने अधिक बढ़ गए, मुजहाबुद्दीन को हटाकर वजीर से अबू बकर को वजीर बना दिया गया। अबू बकर को जब वजीर बनाया गया तो अबू बकर बलबन से प्रभावित व्यक्ति था। इसने बलबन को सिफारिश कर दी कि बलबन को अमीर हाजिब का पद दे दिया जाए, और बलबन फाइनली साथियों अमीर हाजिब बन गया। अब हांसी की सूबेदारी से बलबन जो है, बलबन अब साथियों अमीर हाजिब बन गया। अमीर हाजिब, अमीर हाजिब बन गया। मतलब अब बलबन बहुत ही शक्तिशाली हो गया, क्योंकि अमीर हाजिब के पद पर जो रहता था वह किसी की भी नियुक्ति कर सकता था। बलबन अब इतने महत्वपूर्ण पद पे हो गया कि अब वह सुल्तान के बाद, अब वह साथियों दरबार में कौन किस सिंहासन पर बैठेगा, सुल्तान से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, इस बात का निश्चय करने लगा। अमीर हाजिब बन गया ना, तो अमीर हाजिब का काम ही यही था। उसके बाद साथियों 1246 में बलबन ही षड्यंत्र कर नसरुद्दीन महमूद को सिंहासन पर बैठा दिया, और 1246 से 1265 के बीच में नसरुद्दीन सुल्तान रहा। और जब नसरुद्दीन सुल्तान रहा तो नसरुद्दीन का यह ससुर था, तो नसरुद्दीन ने इसको एक उपनाम दे दिया, उलूग खा। उलूग खा, उलूग खा। ये किसने दे दिया नाम भैया? ये दे दिया नसरुद्दीन ने नाम, क्योंकि भाई ससुर था। और सारा कार्य लगभग इस समय बलबन ही करता था। तो 1246 से 1265 के बीच में भले ही नसरुद्दीन महमूद सिंहासन पर बैठा है दिल्ली सल्तनत के, लेकिन पूरा शक्ति का उपभोग बलबन ही कर रहा है। और इसी दौरान नाइब मामलिकात का पद भी बलबन को दे दिया गया नसरुद्दीन के द्वारा। तो अब अमीर हाजिब के बाद कौन सा पद इसको मिल रहा है बलबन को? नाइब ए मामलिकात। नाइब ए मामलिकात यह कैसा पद था? तो यह साथियों सुल्तान के बाद का पद था, मतलब सुल्तान का प्रतिनिधि होता था। जैसे विधायक सांसद के प्रतिनिधि, ठीक उसी प्रकार सुल्तान का यह प्रतिनिधि होता था, और यह वजीर से भी ऊपर होता था। मतलब भाई सुल्तान के बाद है तो वजीर से तो ऊपर ही होगा। मतलब यह जो भी चाहे वह कर लेता था। इस समय कहा जाता है कि बलबन को सुल्तान का छाया छत्र भी मिल गया था।
जो ऊपर छत्र लगा के सुल्तान के ठहरते थे, चेला चपाटी, दास दासी, वहां छत्र इसको मिल गया था। मतलब यह कहिए कि सुल्तान भले ही यहां नहीं था इस समय बलवान, लेकिन सुल्तान का सारा ऐशो आराम यह लेता था इस समय। इसी दौरान साथियों 1250 से 53 के दौरान एक रायहान नाम का व्यक्ति होता है, जो कि भारतीय मुसलमान व्यक्ति था, भारतीय मुस्लिम था। यह व्यक्ति बलबन से नाराज रहता है और बलबन को षड्यंत्र के द्वारा नाइब के पद से हटवा देता है। लेकिन बाद में बलबन भी षड्यंत्र करता है और रायहान को हटवा देता है और पुनः नाइब बन जाता है, नाइब मामलिकात बन जाता है 1253 में। धीरे धीरे साथियों बलबन अपने पूरे प्रतिद्वंदियों को, पूरे प्रतिस्पर्धियों को मरवा देता है और फाइनली साथियों 1265 में बलबन स्वयं सुल्तान बन जाता है। कब बन जाता है? 1265 में। 1265 में बलबन स्वयं सुल्तान बन जाता है, जहां से अब बलबन की कहानी हम लोग देखेंगे। ये पूरा साथियों बलबन का एक मोटी मोटा आप प्रारंभिक जीवन कह सकते हैं, जीवन परिचय कह सकते हैं। अब बलबन के सामने साथियों सिंहासन पर बैठते ही कुछ बहुत ही प्रमुख कठिनाइयां थी। पहली कठिनाई तो यही थी कि सुल्तान की प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि जो चिहलगानी के सदस्य थे 40 लोग, ये बराबर सुल्तानों को बैठा रहे थे, हटा रहे थे, बैठा रहे थे, हटा रहे थे, मरवा रहे थे, पीट रहे थे, अपने मन का कर रहे थे। उसी में बलबन भी था। 40 चिहलगानी सुल्तानों में बलबन को यह बात पता थी कि यदि बहुकाल जमाना हो, सुल्तान जैसी हैसियत पानी है, तो सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करना होगा। तो बलबन की कुछ कठिनाइयां थी। सबसे पहले हम लोग बलबन की कठिनाइयां देखेंगे, उसके बाद हम लोग बलबन के कार्य को देखेंगे। तो बलबन के सामने कुछ कठिनाइयां थी। बलबन की कठिनाइयां क्या थी? कठिनाई भैया पहला जो बलबन की कठिनाई है वह सुल्तान की प्रतिष्ठा का नष्ट होना है। सुल्तान की प्रतिष्ठा का नष्ट होना है। सुल्तान की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई थी बिल्कुल। दूसरी जो इसकी कठिनाई है साथियों, सल्तनत की सुरक्षा और संगठन। दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा और संगठन को दो भागों में बांटा गया है। पहला साथियों बाहरी सुरक्षा, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रांत वाला। जो पश्चिम उत्तर प्रांत था साथियों, पश्चिम उत्तर जो प्रांत था, पश्चिम उत्तर जो प्रांत था साथियों, यहां मंगोलों ने बलबन के नाक में दम कर रखा था। वही साथियों भारत की जो आंतरिक व्यवस्था थी उसमें बंगाल स्वतंत्र हो चुका था। बंगाल स्वतंत्र हो चुका था। दिल्ली के आसपास मेवाती लुटेरे लूटपाट मचाते थे। मेवाती लुटेरे लूटपाट मचाते थे। कहा जाता है कि ये लोग दिल्ली के राजमार्ग में व्यापारियों को लूट लेते थे। दास दासियां जब पानी भरने जाती थी तो उनके कपड़े छीन लिया करते थे, उन्हें नंगे भेज देते थे। बहुत ही लूटपाट किया इन लोगों ने। और हिंदू शासकों ने भी, जिसमें साथियों हिंदू शासकों में राजस्थान हो गया, मालवा, बुंदेलखंड हो गया और
दोआब हो गया, दोआब वाला एरिया हो गया। यहाँ हिंदू शासकों ने साथियों बलवन के नाक में दम कर रखा था। इन सब सारी समस्याओं से बलवन किस प्रकार निपटेगा, ये बलवन के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी। बलवन का साथियों शासनकाल जो है वह साम्राज्यवाद का नहीं है। अपने साम्राज्य को बलवन ने एक भी इंची बढ़ाया नहीं। बलवन का पूरा शासनकाल साथियों आंतरिक संगठन का है। जितना उसका शासन है उसके अंदर ही कौन 3-5 कर रहा है, उसको शांत करने में ही बलवन का पूरा समय काल बीतता है। तो बलवन ने किस प्रकार उनको शांत किया, बलवन ने किस प्रकार शासन को चलाया, उसी को हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग ज्यादातर यहां से आते हैं। बलवन ने कौन कौन से कार्य किए, इसमें ज्यादा आपने 5-6 चीजों को पकड़ लिया तो आप 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में सही कर ले जाएंगे। तो बलवन के हम लोग कार्य को देखते हैं कि बलवन के द्वारा किया गया कौन कौन सा कार्य था। बलवन का कार्य, बलवन का कार्य, तो पहला जो बलवन का कार्य है साथियों, बलवन का राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत ये क्या है भैया बलवन का राजत्व सिद्धांत? तो इसमें बलवन सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करेगा। निजामी कहता है साथियों, इसी काल का एक विद्वान है निजामी कहता है कि बलवन कहता था कि वह किसी के छुरे या किसी के जहर के प्याले के कारण सुल्तान नहीं बना है। मतलब किसी को छुरा से घोंप कर या किसी को जहर का प्याला देकर विश्वासघात करके सुल्तान नहीं बना है, वह ईश्वर की कृपा से सुल्तान बना है। यह निजामी कह रहा है बलवन के बारे में कि बलवन ऐसा कहता था, बलवन का ऐसा मानना था, क्योंकि अभी तक जो 4 सुल्तान थे उनको बारी बारी से तुर्क सरदारों ने निपटाया हुआ था। यह कहता था कि मैं किसी को जहर देकर या किसी की हत्या कर सुल्तान नहीं बना हूं, मैं तो ईश्वर की कृपा से सुल्तान बना हूं। और इसके राजत्व सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषताएं थी। पहली बात इसने जो कही वह यह कहा कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति हूं भैया, मैं ईश्वर का भेजा हुआ व्यक्ति हूं, मुझे कोई नहीं हटा सकता। मुझे ईश्वर ने भेजा है, जाओ शासन करो। अपने आप को ये भाई नियामत खुदाई कह रहा है। अपने आप को इसने एक नाम दे दिया कि मैं नियामत खुदाई हूं, ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद दूसरा स्थान मेरा ही है। इसने एक रचना उस समय बड़ी प्रसिद्ध रचना मानी जाती थी फिरदौसी की, शाहनामा। शाहनामा का एक मुख्य पात्र था अफरीसियाब। उस अफरीसियाब के वंश से अपना वंश जोड़ दिया, क्योंकि इस समय साथियों वंश का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था। भाई दास वंश में इल्तुतमिश के वंशज ही तो शासन करते आ रहे थे, और जो नसीरुद्दीन महमूद था वह वंश के आधार पर ही सिंहासन पर बैठा हुआ था। तो यह समझ गया वंश के प्रभाव को, वंश के महत्व को समझ गया। तो इसने हल्का फुल्का ढोंग नहीं किया, इसने सीधा कह दिया कि भाई मैं अफरीसियाब के वंश से ताल्लुक रखता हूं। जिस प्रकार आज कोई कह दे कि मैं रामायण के भगवान राम के वंशज का व्यक्ति हूं, तो उसका महत्व तो बढ़ ही जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी कह दें कि मुझे ईश्वर ने भेजा है, मैं भगवान राम के वंशज से ताल्लुक रखता हूं,
तब तो भाई साहब हाहाकार मच जाएगा। तो उस समय यही किया इसने कि मैं शाहनामा के मुख्य पात्र अफरीसियाब का वंशज हूं। मतलब अपने आप को यह एक उच्च कोटि का व्यक्ति सिद्ध कर रहा है बलवान। इसने साथियों अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए दरबार में हंसना बंद कर दिया, गाना वाना सब बंद कर दिया, दुख व्यक्त करना बंद कर दिया। इसने साथियों कहा जाता है जब इसके पुत्र की मोहम्मद की मृत्यु हुई तो उसका समाचार राज दरबार में बताया गया। उस समय भी यह तनिक भी विचलित नहीं हुआ, चुपचाप सुन के चला गया, बल्कि अपने घर में जाके रोता था रात रात भर, दिन दिन भर। लेकिन दरबार में किसी प्रकार का रोया नहीं है व्यक्ति। सिर्फ सुल्तान की प्रतिष्ठा को उच्च स्थान दिलाने के लिए। दूसरी जो इसके राज्योत्व सिद्धांत की विशेषता थी वह था सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए। दूसरी बात इसने क्या कही, ये पहली थी, दूसरी क्या कही कि सुल्तान को निरंकुश होना चाहिए भैया, निरंकुश होना चाहिए, निरंकुश होना चाहिए। मतलब सुल्तान ऐसा हो जिसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, जिसके ऊपर कोई ना हो, वह सर्वशक्तिमान हो। यही कारण था कि इसने साथियों अपने वंशजों के नाम फारसी और ईरान के शासकों से प्रभावित होकर, ईरान के वंशजों से प्रभावित होकर वहां जैसे नाम रखते थे यहां उस प्रकार के नाम रखे। इसने अपने बच्चों के नाम, अपने पोतों के नाम कैकुवाद, कै खुसरो, कैकास, इस प्रकार के नाम रखे। इस प्रकार के नाम ईरान के शासकों के होते थे। और फारसी त्योहारों को मनवाना शुरू किया। नवरोज जिसमें प्रमुख त्योहार था। इसने सुल्तान की निरंकुशता को स्थापित करने के लिए दो महत्वपूर्ण प्रथाएं चलाई, सिजदा और पाबोस। पहली प्रथा क्या थी? सिजदा के अंतर्गत साथियों हर व्यक्ति जाता था और सुल्तान के सामने भूमि पर लेट कर सुल्तान को प्रणाम किया जाएगा। चाहे जो हो भैया, जाओ भूमि पर लेटो बकायदा और सुल्तान को प्रणाम करो। और पाबोस का मतलब होता था सुल्तान के चरणों को छूना। पाबोस क्या होता था? सुल्तान के चरणों को छूना, सुल्तान के चरणों को छूना। पाबोस का मतलब पैरों को छूना। याद करने के लिए मैं बता रहा हूं। तो सिजदा, घुटने के बगल लेटिए, बढ़िया लेट जाइए भूमि पर और सुल्तान को प्रणाम करो। पाबोस, सुल्तान के पैरों को चूमो। ये सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए और सुल्तान की निरंकुशता को बढ़ाने के लिए ऐसा इसने किया था। इसने साथियों अपने अगल बगल अंगरक्षकों को तैनात किया। अंगरक्षकों का मतलब है बॉडीगार्ड जैसे अंगरक्षक। उस समय इसके अंगरक्षक हट्टे कट्टे होते थे और तलवार लेकर, नंगी तलवारों को लेकर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके इसके आगे पीछे टहलते रहते थे, जिससे एक भय का माहौल बना रहता था जनता में। जिनका एक विशेष वस्त्र होता था, यानी ड्रेस कोड होता था, अपने ड्रेस में होते थे। दूसरा जो इसने साथियों कार्य किया वह था 40 गुलाम सरदारों को समाप्त करना, यानी कि चिहलगामी को समाप्त करना। पहला क्या हो गया? बलवन का राजत्व सिद्धांत। अब दूसरा जो है साथियों, दूसरा को मैं यहां से लिखकर चल रहा हूं। दूसरा कार्य क्या किया इसने? 40 गुलाम सरदारों को, 40 गुलाम सरदार जो कि चिहलगामी था,
40 गुलाम सरदारों को समाप्त करना। जो चिहलगानी था, जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, 40 लोगों का एक समूह जो शासन प्रशासन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, उसको अब यह समाप्त करने लगा धीरे धीरे, क्योंकि यह जानता था कि मैं भी उसी में था और मैंने धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को ही निपटा कर मैं स्वयं सुल्तान बन गया। और यह 40 लोग रहेंगे तो ये लोग 3-5 करेंगे और धीरे धीरे मेरा भी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देंगे। तो यह व्यक्ति अब 40 लोगों का जो समूह है उसको निपटाएगा। इन्हीं तुर्क सरदारों में साथियों बदायूं का सूबेदार, जो बदायूं का सूबेदार था बकबक, ये मलिक बकबक इसका नाम था। इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति को कोड़ों से मारा था। इसको बुलवाया गया कि भैया मलिक बकबक, तुम बहुत बकबकाते हो, चले आओ दरबार में। और दरबार में आकर जनसाधारण के बीच में इसको खड़ा करके ढेर सारे कोड़े मारे गए, मतलब दम भर इसको कोड़ों से पीटा गया, जबकि इसने एक आम व्यक्ति को कोड़े से मारा था। मतलब न्याय देने में बलवान पक्षपात किसी प्रकार का नहीं कर रहा है। इसी प्रकार साथियों एक सूबेदार और है, यह अवध का सूबेदार है। अवध का सूबेदार है हैबात खां। यह व्यक्ति भी साथियों एक आम व्यक्ति को जान से मरवा देता है। हैबात खां अवध का सूबेदार है। इस व्यक्ति को हैबात खां को बुलवाता है बलवान और कहता है हैबात खां जल्दी दौड़ते चले आओ भैया तुम, और बुलवा कर इसे 500 कोड़े जनसाधारण के बीच में खड़े होकर मरवाता है। 500 कोड़े। और उसकी विधवा को, जिस व्यक्ति को हैबात खान ने मारा था, उसकी पत्नी को, क्योंकि वो विधवा हो गई थी, उसकी पत्नी को बलवान ढेर सारा धन देता है और इतना लज्जित होता है कि उसके बाद साथियों बलवान अपने निवास स्थान से, कहा जाता है कि जिंदगी भर मृत्यु तक निवास स्थान से निकला ही नहीं। इतना लज्जित हुआ अपनी न्याय व्यवस्था से, जबकि न्याय उसने दिया था हैबात खां को 500 कोड़े मरवाकर। लेकिन मेरे शासन में ऐसा हो रहा है, इस बात से बलवान बड़ा लज्जित हुआ था। इन्हीं 40 गुलाम सरदारों में साथियों इसका एक चचेरा भाई, बलवान का चचेरा भाई शेरखा भी था। यह भी इसका प्रतिस्पर्धी था। यह भी षड्यंत्र करता रहता था बलवान को हटाने के लिए। यह इस समय साथियों ये शेरखा जो है, जो बलवान का चचेरा भाई है, वह साथियों भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में इसकी नियुक्ति है। मतलब इस वाले एरिया में, ये मोटी मोटा भारत का नक्शा है, इस वाले एरिया में, क्योंकि इसी एरिया से सारे आक्रमण होते हैं भारत में, इसी एरिया से मंगोल भी आएंगे। तो यहां पर इसकी नियुक्ति है शेरखा की। अपने चचेरे भाई को भी यहां जहर देकर निपटा देता है। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। यही कारण है साथियों कि हबीबुल्लाह नाम के एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा कि बलवान की न्याय व्यवस्था बिल्कुल निष्पक्ष थी। धीरे धीरे साथियों अपने सारे प्रतिद्वंदियों को यह मरवा देता है। यही एक कारण भी था साथियों कि जब खलजी सरदार उभरने लगे तो बलवान का साथ देने के लिए कोई भी महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था, जिससे दास वंश का पतन भी होता है आगे चलकर। तीसरा जो इसने कार्य किया साथियों वह था सेना का संगठन। क्या था? सेना का संगठन। तो तीसरा क्या कार्य है भैया? सेना का संगठन। सेना का संगठन। इसके सामने साथियों मंगोलों की समस्या थी, जो पश्चिम उत्तर क्षेत्र में आतंक मचाए हुए थे। भारत में भी दोआब वाला एरिया,
राजस्थान वाला एरिया, मेवाती लगातार विद्रोह कर रहे थे। इन सब लोगों से निपटने के लिए इसने सबसे पहले अपने सेना में वृद्धि की, सेना को बढ़ाया। इसने सबसे पहले साथियों सेना में वृद्धि की, सेना में वृद्धि की, वेतन में वृद्धि की, वेतन में वृद्धि की, प्रशिक्षण पर जोर दिया, प्रशिक्षण पर जोर दिया। यह स्वयं साथियों हजारों घुड़सवारों को लेकर शिकार के बहाने जाया करता था रेवड़ी तक। मतलब सैकड़ों किलोमीटर यह स्वयं सेना को लेकर डेली जाया करता था, प्रशिक्षित करता था सेना को। इसने एक नवीन पद बनाया साथियों, दीवाने अर्ज। इस पद को जरूर ध्यान दीजिएगा, दीवाने अर्ज, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज या दीवाने आरिज, दोनों नाम इसी के हैं। यह सेना का एक मंत्री टाइप का पद है और इस पद पर साथियों इमाद उल मुल्क को बैठाया गया। इस पद पर कौन बैठा भैया? इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क, इमाद उल मुल्क को सेना अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि सेना का मंत्री बनाया गया, यानी कि सेना प्रमुख बनाया गया दीवाने अर्ज का। यह व्यक्ति साथियों बड़ा योग्य व्यक्ति था। बलवन की सफलता में इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान पूरे बलवन काल में देखने को मिलता है। बलवन जहां जहां सफल होता है इसी की बदौलत होता है, क्योंकि यह एक योग्य व्यक्ति था। बलवन साथियों मेवातियों का कत्लेआम किया। बलवन साथियों अपनी योजना को गुप्त रखता था, अनावश्यक कहीं कार्रवाई नहीं करता था, जहां जरूरी न हो वहां कार्रवाई नहीं करता था। यही कारण है साथियों कि जब मंगोलों ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को, पश्चिमोत्तर कौन सा भाग है भैया? पश्चिमोत्तर भाग साथियों ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला भारत का नक्शा अगर मोटी मोटा मान लीजिए आप, तो ये वाला जो एरिया है ये पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत वाला एरिया है। यही मंगोल कब्जिया कर बैठे हुए हैं। मंगोल साथियों ब्यास नदी तक आ चुके हैं। न ब्यास नदी के इस पार मंगोल आ रहे हैं, न बलवन ब्यास नदी के उस पार जा रहा है। ब्यास नदी के पूर्व साइड बलवन का शासन है और ब्यास नदी के पश्चिम साइड मंगोल बैठे हुए हैं। जब बलवन ने देखा कि मंगोल ब्यास नदी को नहीं पार कर रहे हैं तो मैं ही क्यों पार करूं, तो अनावश्यक बलवन जो है कार्रवाई कहीं भी नहीं करता था, यानी कि चतुर व्यक्ति था बलवन। इसने साथियों सभी जागीरों की जांच कराई। जागीर का मतलब क्या है? मतलब दिल्ली सल्तनत में सेना की नौकरी के बदले नगद रुपया पैसा नहीं दिया जाता था, जमीन दे दिया जाता था, उसी को जागीर बोला जाता था। तो बलवन ने जांच कराई कि देखो भैया जो सेना लोग वेतन के रूप में लिए हुए हैं, पेंशन के रूप में लिए हुए हैं जागीर, वो लोग नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जांच में पता लगी कि बहुत सारे सेना के कर्मचारी ऐसे हैं जो मर गए थे, उनको जागीर दे दिया गया और उनके परिवार के लोग उस जागीर का उपभोग कर रहे हैं। उनके घर से कोई व्यक्ति सेना में नौकरी नहीं कर रहा है। तो बलवन ने ऐसे लोगों से जागीरों को छिनवा लिया कि भैया तुम लोग जब नौकरी नहीं कर रहे हो तो क्यों तुम्हें जागीर दी जाए। तो बहुत सारी ऐसी विधवाएं भी थी जिनके आदमी मर गए थे, जिनके पति मर चुके थे सेना में नौकरी करते समय, उन्हें जागीर मिली थी तो विधवा लोग उपभोग कर रही थी। तो सारे गरीब वृद्ध और विधवा लोग चले गए कोतवाल फखरुद्दीन के पास। फखरुद्दीन के पास जब जाते हैं विधवा और वृद्ध लोग, कहते हैं भैया फखरुद्दीन कोतवाल साहब आप बलवन को समझाइए कि बलवन क्यों हम लोगों का जागीर छीन रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे।
तो फखरुद्दीन जाता है बलवन को समझाता है कि बलवन भैया सुल्तान, आप विधवाओं का और गरीबों का, वृद्धों का जागीर वापस कर दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, खामोखाबे लोग गरीब हो जाएंगे, हो सकता है विद्रोह कर दे। तो बलवन समझदार व्यक्ति था, वह सारा जागीर फिर से वापस कर देता है। ठीक, यह तीसरा कार्य था बलवन का। चौथा कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है बलवन का साथियों, वह है गुप्तचर विभाग का संगठन। क्या है चौथा कार्य भैया? चौथा कार्य है गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग का संगठन। गुप्तचर विभाग बनवाया इसने। गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था, मतलब ऐसी व्यवस्था बनाई कि जो कहीं की भी सूचना इसे देते थे वह डायरेक्ट सुल्तान से मिल सकते थे, किसी भी अधिकारी से न मिले, डायरेक्ट सुल्तान से मिले, ऐसा गुप्तचरों को आदेश दिया गया था बलवन की तरफ से। और बलवन की गुप्तचर व्यवस्था बहुत ही सफल व्यवस्था थी। गुप्तचरों की वजह से ही बलवन छोटी छोटी जानकारियों को जान लेता था। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में साथियों उच्च वंश के ही कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता था, लोगों को नियुक्त किया जाता था। निम्न वंश से हम बड़ा जलता था, निम्न वंश के लोगों को यह पद देता ही नहीं था, सेना में भी नौकरी नहीं देता था। यानी कि भारतीय मुसलमान जो थे इन्हें निम्न समझा जाता था, इन्हें नौकरी नहीं दी जाती थी। और जो तुर्क मुसलमान थे, जो विदेश से आए थे, जो अफगानिस्तान से आए थे, जो ईरान से आए थे, उन लोगों को यह उच्च पदों पर रखता था और सेना में रखता था। बलवन के समय में साथियों सेना के अधिकारी ही प्रशासनिक कार्य भी करते थे और जरूरत पड़ने पर सेना का भी कार्य करते थे, लड़ाई उड़ाई भी करते थे। मतलब दोनों काम एक ही व्यक्ति करता था। यही कारण है साथियों कि जब दास वंश का पतन होने लगा तो योग्य व्यक्ति बचा ही नहीं, क्योंकि भारतीय मुसलमानों को पद दिया ही नहीं जाएगा। और पश्चिम उत्तर वाला जो सीमा है, ये वाला जो एरिया है, ये मंगोलों ने लाख कर दिया है, तो इधर से ईरान से अफगानिस्तान से कोई भारत में आ नहीं पाएगा। तो जब उच्च वंश के लोग आ ही नहीं पाएंगे बलवन के अनुसार, और भारतीय लोगों को, भारतीय मुसलमानों को नौकरी तुम दोगे ही नहीं, तो फिर शासन संभालेगा कौन? दास वंश धीरे धीरे कमजोर हो गया और खलजी सरदारों ने धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत किया और दिल्ली सल्तनत के इस दास वंश को समाप्त करके खलजी वंश की स्थापना कर दी थी। ये इसका चौथा कार्य था, गुप्तचर विभाग का संगठन। इसके शासन को साथियों समझना है तो इसके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार बड़े आसानी से समझा जा सकता है। यह जब मरने लगता है तो अपने पुत्रों को कुछ आदेश देता है। क्या आदेश देता है? तो कुछ आदेशों में यह कहता है अपने पुत्रों को कि भाई, अपने पुत्रों में बुखरा खां को विशेषकर यह आदेशित करता है कि यदि तुम्हें शासन चलाना है, यह कहता है साथियों, अपने पुत्रों को निर्देश देता है, पुत्रों को निर्देश देता है, कहता है एक शासक को दुर्बलों को शक्तिशाली से बचाना चाहिए। क्या कह रहा है? दुर्बलों को शक्तिशाली व्यक्ति से बचाना चाहिए। यह अपने पुत्रों को आदेश दे रहा है कि यदि आप शासक हैं तो कमजोर व्यक्तियों को शक्तिशाली व्यक्तियों से बचाना आपका काम है। दूसरा निर्देश यह देता है, दूसरा यह कहता है कि एक शासक न कठोर होना चाहिए, न बहुत ज्यादा कठोर हो, न बहुत ज्यादा उदार हो, मतलब बीच की स्थिति होनी चाहिए। न अधिक कर लिया जाए कि जनता एकदम निर्धन हो जाए, गरीब हो जाए, और न ही इतना कम कर लिया जाए, कम टैक्स लिया जाए कि लोग अमीर बन जाए, उदंड बन जाए। तो एक बीच की स्थिति वाली बात बलवन ने अपने पुत्रों को कही।
तीसरा निर्देश इसने दिया साथियों कि उत्पादन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। कृषि उत्पादन को बढ़ाते रहना चाहिए। चौथी इसने बात बताई अपने पुत्रों को कि भाई यदि एक अच्छा शासक बनना है आपको, तो आपको अपनी संपूर्ण आय का आधा भाग खर्च करना चाहिए, और आधा भाग संकट के समय रखना चाहिए। मतलब राज्य की जो संपूर्ण आय है उसका आधा भाग ही खर्चिए और आधा भाग संकट के समय रख लीजिए। ये अपने पुत्रों को बता रहा है बलबन। पांचवी बात बता रहा है कि भाई यदि आपको अच्छा शासक बनना है तो अपने निर्णय को जल्दी बदलना नहीं चाहिए। अपने निर्णय में बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। फटाफट परिवर्तन करते चले गए आप अपने निर्णयों में तो आप एक सफल शासक नहीं हो पाएंगे। छठवीं बात बताई अपने पुत्रों को इसने, सैनिकों को वेतन सही समय पे मिल जाना चाहिए। बिना वेतन के सैनिक कार्य ही नहीं करेंगे। जब वेतन ही नहीं मिलेगा तो उनका मन ही कार्य करने में नहीं लगेगा। तो वेतन सही समय पर सैनिकों को मिल जाना चाहिए, ऐसी बात बलबन ने अपने पुत्रों को कही। सातवीं बात इसने बताई अपने पुत्रों को, यदि आपको अच्छे से शासन चलाना है तो व्यापारियों को समृद्ध करना चाहिए। मतलब व्यापारिक निर्धन न होने पाए। और आठवीं और लास्ट बात अपने पुत्रों को इसने बताई कि यदि राज्य को सही से चलाना है तो आंतरिक शांति होनी चाहिए, विद्रोहों का दमन होना चाहिए और देश के अंदर शांति होनी चाहिए, आंतरिक शांति होनी चाहिए। यही कारण था कि इसने मेवातियों का दमन किया, कटेहर बदायूं में दमन किया, दोआब वाले एरिया में दमन किया और शांति व्यवस्था स्थापित की थी। इन सब सारे पॉइंट से आप बलबन की मानसिकता के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसा शासक बलबन था। पांचवा जो कार्य था बलबन का साथियों, वह विद्रोहों का दमन और आंतरिक शांति के क्षेत्र में था। तो चौथा तो गुप्तचर व्यवस्था हो गया। अब पांचवा है विद्रोहों का दमन और आंतरिक शांति। कटेहर में, दोआब में, बदायूं में विद्रोह होते रहते थे। मेवातियों ने तो दिल्ली तक भी लूटपाट मचाया हुआ था। इन सब विद्रोहों का बलबन ने दमन किया कठोरतापूर्वक, दिल्ली के जंगलों को कटवाया और कृषि योग्य जमीन बनवाई। बलबन का सख्त आदेश होता था कि सेना यदि कोई अभियान कर रहा है तो भैया कृषि का नुकसान नहीं होना चाहिए, कृषि को किसी प्रकार से क्षति नहीं होनी चाहिए, आम लोगों को भी क्षति नहीं होनी चाहिए। बलबन ने साथियों दिल्ली की सुरक्षा के लिए दिल्ली के चारों तरफ साथियों बलबन ने 4 दुर्गों का निर्माण किया। किस प्रकार, मान लीजिए ये दिल्ली है बीच में, तो उत्तर साइड पटियाली दुर्ग बनवाया, पटियाली दुर्ग बनवाया उत्तर साइड में। दक्षिण में जलाली दुर्ग बनवाया दक्षिण में। और इधर पश्चिम साइड में भोजपुर बनवाया और पूर्व साइड में काम्पिल बनवाया। ये 4 किलों का निर्माण दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने चारों तरफ बनवा दिए। ये बलबन का 5वां कार्य था। बलबन का जो 6वां कार्य था साथियों, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। 6ठे कार्य को मैं वहां न लिखकर, वहां क्योंकि जगह नहीं है,
मैं यहां लिख रहा हूं छठवां का, तो ये अलग मैटर है, इसको अलग समझिएगा। ये तो बलवान ने अपने पुत्रों को निर्देश दिया था, ठीक, इनको भी कार्य में ही डाल दीजिएगा कहीं लिखना हो तो, क्योंकि निर्देश दिया था तो एक कार्य ही किया था। छठवां जो बलवान का कार्य है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है, बंगाल विजय। बंगाल विजय, बंगाल विजय। बंगाल की कहानी आप लोगों को पता ही होगा बंगाल के बारे में। बंगाल की कहानी साथियों बख्तियार खिलजी से शुरू होती है, पिछली क्लासों में मैंने डिटेल में बताया है, लेकिन फिर यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा इसको रिवीजन कर देना चाह रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको बता दे रहा हूँ। बंगाल की कहानी साथियों बख्तियार खिलजी से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत में। बख्तियार खिलजी कौन है? तो है गोरी का एक दास था जिसने बंगाल पर आक्रमण किया था और नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बख्तियार खिलजी को साथियों अली मर्दान ने मरवा दिया था। अली मर्दान ने जब मरवाया तो अली मर्दान बंगाल का नवाब या बंगाल का सूबेदार नहीं बन गया, नहीं बन पाया। बंगाल के खलजी सरदारों ने एक व्यक्ति शेरा को बैठा दिया बंगाल में। बाद में शेरा को हटाकर इल्तुतमिश ने अली मर्दान को बंगाल का सूबेदार बना दिया था। जब इल्तुतमिश चला आया था तो अली मर्दान को हुसामुद्दीन ने खेद दिया। हुसामुद्दीन स्वयं सिंहासन पर बैठ गया बंगाल के और स्वतंत्र शासन करने लगा। हुसामुद्दीन को हटाने के लिए नसरुद्दीन जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था उसको भेजा जाता है बंगाल, और नसरुद्दीन जब जाता है हुसामुद्दीन को हटाने तो हुसामुद्दीन भाग खड़ा होता है और बंगाल के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं, बिहार और बंगाल। बिहार का अलग सूबेदार बना दिया जाता है और बंगाल का अलग सूबेदार बना दिया जाता है। बंगाल का सूबेदार इख्तियारुद्दीन को बना दिया जाता है। जब नसरुद्दीन बंगाल में 1229 में मर जाता है तो इख्तियारुद्दीन को भी हुसामुद्दीन खदेड़ देता है और स्वयं फिर बंगाल का सूबेदार बन जाता है हुसामुद्दीन। हुसामुद्दीन के बाद साथियों इख्तियारुद्दीन यहाँ का सूबेदार बनता है और इख्तियारुद्दीन के बाद अरसला खां यहाँ का सूबेदार बनता है। अरसला खां के बाद तातार खां यहाँ का सूबेदार बनता है और तातार खां के बाद तुगरिल खां यहाँ का सूबेदार बनता है। अरसला खां, तातार खां और तुगरिल खां ये तीनों व्यक्ति बलवन के समकालीन हैं, ठीक। नसरुद्दीन के समय साथियों यानी कि 1246 से 1265 के बीच में अरसला खां अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है बंगाल में। इसके बाद इसका पुत्र तातार खां सिंहासन पर बैठता है यानी कि सूबेदार बनता है। तो तातार खान ने तो दिल्ली की अधीनता को स्वीकार कर लिया, लेकिन तातार खां के बाद साथियों तुगरिल खां जब सिंहासन पर बैठता है, सूबेदार बनता है बंगाल का, तो तुगरिल खां अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है और अपने नाम के खुतबे पढ़वाता है और सिक्के चलवाता है। तो बंगाल की कहानी बड़ी सिंपल है, थोड़ा चार्ट देखिएगा क्या है भैया। बंगाल में सबसे पहले तो अरसला खां है, अरसला खां है। अरसला खां कौन है? यह नसरुद्दीन महमूद के समय है 1246 से 1265 के बीच में। यह स्वतंत्र शासक है, लेकिन इसका पुत्र जो है, इसका जो पुत्र है तातार खां, तातार खां यह दिल्ली की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। लेकिन इसके बाद जो तुगरिल खां है, तुगरिल खां जो है, जो यह व्यक्ति है, यह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है और अपने नाम के सिक्के भी चलवा देता है, खुतबा भी पढ़वा देता है और हुसामुद्दीन नाम का उपाधि भी ग्रहण कर लेता है यह व्यक्ति। तो जब इतना करेगा तो बलवन थोड़ी न शांत बैठेगा। तो बलवन इसको मरवाने के लिए बदायूं के सूबेदार अमीन खान को भेजता है। इसको मरवाने के लिए किसको भेजा जा रहा है? अमीन खान को। अमीन खां को भेजा जा रहा है। कहां पे? बंगाल में।
अमीन खान पराजित हो जाता है तुगरिल से और अमीन खान को बलवन अयोध्या के फाटक पर लटकवा देता है, यानी कि कठोर दंड देता है, मार देता है बलवन। अमीन खान के बाद तिरमित खां को दूसरी सेना के साथ भेजा जाता है बंगाल। तिरमित खां भी तुगरिल के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। तिरमित के बाद साथियों यह अवध के सूबेदार शिहाबुद्दीन को भेजता है तीसरी सेना के साथ। शिहाबुद्दीन भी पराजित हो जाता है तुगरिल से। अब बलवन गुस्सा आ जाता है। जब बलवन गुस्सा आ जाता है तो 2 लाख सैनिकों के साथ बंगाल पे चढ़ाई कर देता है। जब बंगाल पे चढ़ाई कर देता है तो तुगरिल खान डर जाता है और बंगाल को छोड़कर भाग जाता है। जब भाग जाता है तो बलवन की सेना पीछा करती है। बलवन की सेना में ही मोहम्मद शेर अंदाज नाम का एक व्यक्ति है जो 40 घुड़सवार को लेकर खेद लेता है तुगरिल को, और खेदते खेदते इसी 40 घुड़सवारों के समूह में एक मलिक मुकद्दर नाम का व्यक्ति है, वह तुगरिल खान के सर को काट लेता है। और जब सर को काट लेता है तो तुगरिल खां की सेना पराजित हो जाती है। तब तक बलवन की सेना भी आ जाती है और पूरे तुगरिल खां के सेना को गुलाम बना लिया जाता है। बेड़ियों में जकड़कर पूरे तुगरिल खां की सेना को ले आया जाता है बंगाल लखनौती में, और कहा जाता है कि लखनौती में 2 मील दूर तक, यानी कि लगभग 3 किलोमीटर तक रोड के दोनों तरफ बाजार में तख्त लगा दिए जाते हैं और दोनों तरफ तुगरिल खां की सेना को ठोक दिया जाता है तख्तों पे। कितना कठोर दंड रहा होगा, यकीन मानिए जिन लोगों ने इस विभत्स घटना को देखा होगा वह लोग बलवन से भयभीत हो गए होंगे। इतना कठोर दंड दिया गया बंगाल की सेना को जो तुगरिल की सेना थी। तो बंगाल के विद्रोह को भी इसने दमन किया और बंगाल को अपने पुत्र बुखरा खां को नियुक्त करके बंगाल से यह चला आता है। यह 6वां कार्य था बलवन का। 7वां कार्य है साथियों मंगोलों के विषय में। 7वां कार्य है मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण 7वां जो इसका कार्य था वह मंगोलों के विषय में था, क्योंकि पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में मंगोलों ने बलवन के नाक में दम कर रखा था। क्योंकि इस पश्चिम उत्तर सीमा को इसका चचेरा भाई शेर खां देखता था, जिसको इसने जहर देकर मरवा दिया था। पिछली स्लाइड में मैंने बताया हुआ है। जब उसको मरवा दिया अपने चचेरे भाई को तो अब पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत को देखे कौन। तो यहाँ मंगोल बराबर विद्रोह करते रखते थे, आक्रमण करते रहते थे मंगोल। तो इस वाले क्षेत्र में लाहौर के किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक किले की कतार बना दी गई। मतलब काफी सारे किले बना दिए गए एक कतार में कि लाहौर पे कोई आक्रमण न कर सके। और पूरे पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत को 2 खंडों में बांट दिया गया। पहले खंड को जिसमें दीपालपुर, लाहौर, मुल्तान था, उसको शहजादा मुहम्मद को और सुमन को दे दिया गया, जो बलवन का पुत्र था मुहम्मद। इसको सौंप दिया गया कि भैया तुम लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर को देखो। दूसरा भाग जो बांटा गया उसमें सामना और उच्छ को रखा गया। यह बुखरा खां को दिया गया, बलवन के दूसरे बेटे को। और दोनों समूहों के पास 18-18 हजार घुड़सवार दे दिए गए कि अब आप लोग, मतलब 36,000 घुड़सवार सेना दे दी गई कि अब आप लोग बढ़िया से पश्चिम उत्तर सीमा को देखिए। यदि मंगोल 3-5 करेंगे तो इनको अच्छे से सिखाइए। आगे चल के साथियों इस पूरी सीमा को, पश्चिम उत्तर सीमा को मुहम्मद को ही सौंप दिया गया। मतलब बुखरा खां चला आया वापस वहां से। 1286 में शहजादे मुहम्मद की भी मृत्यु हो गई
ऐसे में यह सीमा क्षेत्र थोड़ा कमजोर पड़ा, लेकिन मंगोलों ने न ब्यास नदी को क्रॉस किया और न बलवन ने ब्यास नदी को क्रॉस किया। और तब तक 1286-87 का समय आ चुका था, बलवन काफी बूढ़ा हो चुका था और कहानी धीरे धीरे बदल चुकी थी। बलवन का साथियों 1287 में मृत्यु हो जाता है। बलवन की मृत्यु के बाद बलवन का पुत्र मुहम्मद तो मर चुका है 1286 में ही। बुखरा खां सिंहासन पे नहीं बैठा, वह बंगाल चला गया, कहा भैया मुझे बंगाल ही चाहिए, मैं बंगाल से ही खुश हूँ, मैं सिंहासन पे दिल्ली के नहीं बैठूंगा, वहां चला गया। मजबूरी में साथियों बलवन के बड़े बेटे महमूद के पुत्र कै खुसरो को 1287 में सिंहासन पर बैठा दिया गया। यहां पे जाके साथियों बलवन की कहानी होती है पूरी तरह से समाप्त। बलवन की यदि मूल्यांकन में देखा जाए तो A.L. श्रीवास्तव लिखते हैं कि बलवन एक असहिष्णु व्यक्ति था और बलवन व्यवस्था को स्थापित करने वाला व्यक्ति था, व्यवस्था का आविष्कार करने वाला व्यक्ति नहीं था। मतलब व्यवस्था तो चला सकता था बलवन, लेकिन कुछ रचनात्मक बुद्धि बलवन के पास नहीं थी, कुछ सृजनात्मक बुद्धि बलवन के पास नहीं थी, कुछ नई व्यवस्था को बलवन ने आविष्कार नहीं दिया। जबकि ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि बलवन ने दीवाने अर्ज नाम की एक संस्था को जन्म दिया था जो सेना प्रमुख का पद था। तो ऐसा बिल्कुल कहना सही नहीं है, बलवन के दिमाग में सृजनात्मकता नहीं था। लेकिन हाँ, अब इनका कहना है A.L. श्रीवास्तव जी का कि बलवन व्यवस्था करने में माहिर था, व्यवस्था को जन्म देने में, आविष्कार करने में माहिर नहीं था। तो इनकी भी बातों को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बलवन साथियों दूरदर्शी भी था, व्यवहारिक व्यक्ति था, योग्य व्यक्ति था, बलवन अनुभवी व्यक्ति था, जिसके कारण बलवन ने अच्छे से शासन व्यवस्था को कई वर्षों तक अपने हाथ में केंद्रित रखा। बलवन ने साथियों दिल्ली के सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, सम्मान को बढ़ाया। लेकिन हाँ, बलवन के विषय में यह कहा जाता है कि बलवन ने भारतीय मुसलमानों को उच्च पद न देकर, सेना में पद न देकर, दिल्ली सल्तनत में जो स्वाभाविक परिवर्तन चाहिए था वह नहीं किया, जिससे दिल्ली सल्तनत खासकर दास वंश बलवन के समय में कमजोर होता गया। और जब खलजी सरदार मजबूत हुए, खलजी सरदारों ने बलवन का विरोध शुरू किया, बलवन के वंशजों का विरोध शुरू किया और बलवन के वंशजों को लास्ट में निपटा ही दिया, तो बलवन का साथ देने के लिए कोई भी शेष न था। यही कारण है दास वंश के पतन में बलवन की कुछ नीतियों को भी दोषी माना जाता है। लेकिन बर्नी कहता है साथियों कि जब बलवन मरा तो वहां के तुर्क सरदारों ने अपने कपड़े फाड़े, अपने ऊपर मिट्टी डाले, कई दिनों तक लोगों ने शोक मनाया, 40 दिनों तक कहा जाता है। यह बर्नी कहता है बलवन अच्छा शासक रहा होगा तभी तो लोग ऐसा कर रहे हैं। श्रीवास्तव नाम के भारतीय इतिहासकार हैं, इनका कहना है कि दास वंश में इल्तुतमिश के बाद बलवन का दूसरा स्थान है। तो यह बात श्रीवास्तव जी की कुछ सही भी है, क्योंकि दास वंश में इल्तुतमिश 1211 से लेकर 1236 तक शासन करता है और 1265 से लेकर 1287 तक बलवन करता है। तो शासन काल की दृष्टि से भी बड़ा शासनकाल है दोनों व्यक्तियों का। तो श्रीवास्तव जी का कहना सही है। कै खुसरो साथियों कुछ दिनों तक शासन करता है, इसको डरवा धमकाकर कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा मुल्तान खेत दिया जाता है। उसके बाद बलवन के ही एक पुत्र के पुत्र कैकुवाद को सिंहासन पर बैठाया जाता है। कैकुवाद को भी षड्यंत्रकारियों ने शराबी गजेड़ी बना दिया। कैकुवाद के बाद क्यूमर्स शासक बनता है और क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खलजी फाइनली सिंहासन पर बैठता है 1290 में और खलजी वंश की स्थापना होती है।
तो आने वाले क्लासों में हम लोग खलजी वंश को देखेंगे। आज की क्लास कैसी लगी साथियों जरूर बताइएगा। थोड़ा डिटेल में क्लासें जरूर हैं, लेकिन यकीन मानिए यदि आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा।